और यहाँ पर अगर आपका बिजनेस आइडिया जूरीज को पसंद आता है तो यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट हियर। और वो कहते हैं जी वो लोग वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। देखिए वो अनुपम खेर जी वहां स्टेज पे इसलिए बैठे हैं, वो अपनी मार्क्स की वजह से नहीं बैठे हैं। वो मिलके कहती बेटा मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब तुम वो चिकन खाते हो, मीट खाते हो, तो मेरा भी मन कर जाता। बड़ा आसान है, लड़के बड़े आसानी से पिघलते हैं। हाँ, तो मैं अगर किसी सिटी में जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये होता है कि वहाँ के लोकल से कनेक्शन बनाऊं मैं किसी तरीके से। अगर देहरादून में कोई मोमो वाला सबसे बढ़िया है तो बताओ वो कौन सा है। तो उसने मेरे को एक दुकान बताई, वो अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूंगा ना, आप शायद उस दुकान के अंदर घुसोगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज एन अमेजिंग पर्सन और इनका अपना ही एक स्टाइल है, एक अंदाज है। और इनका जब मैं नाम लूंगी तो आप सभी लोग चौंक जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे। और ही इज पुजनीत सिंह, और जो इनके चैनल का नाम है उसको बोलने से पहले हमें हंसी आएगी, एंड इट्स AKA भूखा सांड। तो चलिए वेलकम करते हैं सर का। भूखा सांड, हाँ जी। वेलकम सर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फिर से हंसी आ रही है मुझे और मैं पूछना चाहूंगी कि भूखा सांड ये बहुत ही यूनिक नाम है, कि कैसे इस नाम को डिसाइड किया आपने? देखिए आपने कहा हंसी आती है, ठीक है। मेरा नाम सिलेक्ट करने का रीजन ही यही था कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों को याद रहे, थोड़ा यूनिक हो। जैसे आपको थोड़ा स्माइल आती है कि ये क्या नाम है, तो ऐसे ही कई बार मैं कहीं भी सड़क पे शूट करता होता हूँ तो जो मेरे को नहीं जानते होते वो पूछते हैं कि पाजी आपके चैनल का नाम क्या है। तो मैं जैसे ही बोलता हूँ ना भूखा सांड, तो सबसे पहले एक बड़ा सा लाफ्टर आता है। वो पहले कई कुछ लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते, वो कह रहे मजाक कर रहा होगा, ऐसा कौन नाम रखता है। और कुछ लोग बड़ा स्माइल करते हैं, कह रहे ये तो नाम हम भूलेंगे नहीं। तो रीजन यही था कि ऐसा नाम रखा जाए जो क्लिक करे लोगों को कि ये क्या चीज है। और ये आया कहां से, सो बेसिकली स्टार्टिंग बताता हूँ कि नाम कैसे किया। कि हम ब्लॉगर्स की इवेंट्स में जाते थे, फूड ब्लॉगर्स का, तो इंस्टाग्राम फेमस हो रहा था, नया नया आया था। तो जितने फूड ब्लॉगर्स थे, जितने भी थे, वो सब अपने हैंडल्स उस पे बना रहे थे। तो जब हैंडल्स बना रहे थे 100 के करीब को, तो मैं जानता था उस टाइम पे। तो वो जब हैंडल बना रहे हैं फूडी ए, फूडी बी, फूडी सी, फूडी ए, तो सब फूडी 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 करी जा रहे थे। तो मैंने कहा ये फूड फूडी में मैं खो जाऊंगा, इतने सारे हो गए हैं तो मैं खो जाऊंगा। तो मुझे कुछ अलग यूनिक रखना है कि ताकि मैं स्टैंड आउट कर सकूं ये इनमें से। तो यही रीजन है, तो मैं कुछ अलग सोचना चाहता था। और ये भूखा सांड बेसिकली, भूखा ठीक है कि भूखा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं फूड से भी, कि ये फूड के साथ है ये, लेकिन ये वो वाला भूखा नहीं है, ये फूड वाला है। लेकिन भूखा मीन्स हंग्री फॉर सक्सेस, मतलब जिसको हासिल करना है, कुछ अचीव करना चाहता है, ये वो वाला सांड है। और सांड ये था कि मतलब हमेशा से ही, बचपन से ही मुझे ये था कि थोड़ा मस्कुलर रहे बॉडी, अच्छी फिटनेस वगैरह रहे। वो आप देखोगे तो कहोगे ये तो सब गायब हो गया, बट ये वो वाली फीलिंग थी कि मैं दोनों चीजों को कंबाइन करना चाहता था। सांड मीन्स एक स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ अचीव करना चाहता है। तो कॉन्सेप्ट नाम का ये है कि भूखा सांड, ये फूड वाला भूखा नहीं है, ये लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, ये वो वाला भूखा है। बहुत अमेजिंग चीज है ये, इतनी लाइक डीपली थॉट से आपने इस चीज को फिर नाम रखा। लाइक आई एम शॉक्ड कि वाओ। तो बहुत ही शानदार आपकी फिर जर्नी भी रही। लेकिन इस चीज की शुरुआत कैसे की आपने कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करना है? जब कंटेंट क्रिएट लोग करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें दब भी जाते हैं लोग कि ट्राई नहीं कर पाते। तो फूड ब्लॉगिंग कभी मैंने सोचा नहीं था ये करना है, ये हो गया। लाइफ में स्टेजेस आती हैं, आती आती हैं तो चेंजेस आते हैं। मैं पहले फिटनेस फ्रीक था, तो मैं क्या करता था, हाउ ऑल दिस स्टार्टेड, मैं वीकेंड पे चीट मील होती है। आप जब भी आप फिटनेस फ्रीक से बात करोगे ना, उसका एक चीट मील होता है कि भाई दिन हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बढ़िया उसने मील खानी है। तो मेरा फिक्स होता था कि भाई सैटरडे या संडे मेरा वीकेंड होता था, तो मेरे को एक बढ़िया चीज खानी है। पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, तो मैं उसके लिए रिसर्च करता था पूरे हफ्ते कि यार इस हफ्ते ना मैं यहाँ पे दिल्ली का सबसे बढ़िया ये मिलता है, मैं यहाँ जाके खाऊंगा, ये करूंगा। तो मैं ऐसे रिसर्च करता था। तो क्या हुआ कि मेरा जो कम्युनिटी थी मेरे दोस्तों की थी, तो मैं फेसबुक पे डाला करता था। तो लोगों ने भी नोटिस किया, अच्छा
ये ना फोटोज डालता है फेसबुक के अंदर, ये खा रहा है कुछ, ये है। तो मैं अपने ही फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर हो गया था, रिलेटिव्स में किसी को कोई दाल खानी है, बटर चिकन खाना है, तो वो मेरे को मैसेज करके फोन करके पूछता था कि भाई ये अच्छी दाल कहाँ मिलती है, अच्छा बटर चिकन कहाँ मिलता है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, मतलब ये शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ तो मैंने देखा कि हाँ मैं मतलब डाल रहा हूँ कंटेंट, फेसबुक पे डालता हूँ, तो मुझे इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो उस जमाने में ट्रिप एडवाइजर और दूसरा जोमेटो। जोमेटो उस वक्त रिव्यू साइट होती थी, आप रेस्टोरेंट के रिव्यूज करो, ये फूड वगैरह नहीं बेचते थे, ये बहुत बाद में आए वो। तो मैं उस पर रिव्यू लिखने शुरू कर दिया। तो जोमेटो पे ही रैंकिंग होती थी ब्लॉगर्स की, तो मुझे नहीं पता था कि रैंकिंग होती है। तो आई वॉज इन टॉप 20, जो टॉप ब्लॉगर्स होते थे उनमें मेरा नाम था। तो जब मेरा नाम ऊपर आया तो जो ये पीआर एजेंसीज होती हैं जो रेस्टोरेंट की मार्केटिंग वगैरह देखते हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे रेस्टोरेंट आइए, ये खाइए और अपना फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन फूड ब्लॉगिंग। तो ऐसे मैं घुसा हूँ ये फूड ब्लॉगिंग। ये कोई प्लान नहीं था कि मैंने फूड ब्लॉगिंग करनी है। और जब मैं इस चीज में घुस गया तो धीरे धीरे पहले सिर्फ फोटोज पहले रिव्यू लिखे जाते थे, फिर इंस्टाग्राम आया तो फोटो डलनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा इंटरनेट सस्ता हुआ तो यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए। तो ये जर्नी मतलब स्टेप बाय स्टेप है, कुछ ऐसे नहीं था कि अच्छा ये यूट्यूबर है, ये फेमस है, इसको देख के हो गया। ये दिस हैपेंड, मतलब मैं करता गया और यहाँ पहुंच गया मैं। आपको डेस्टिनेशन ने, आपकी जो डेस्टिनी है उसने इनविटेशन भेजा कि आप आइए और ये शुरू कीजिए। आप आइए ये शुरू कीजिए, मतलब बन गया, मतलब कुछ प्लान नहीं था। इवन मेरे फैमिली में भी किसी को नहीं ये चीज पता थी कितने टाइम तक। उनको मेरी फैमिली, जब वीलॉगिंग मैंने शुरू की, मैं फेस भी नहीं दिखाता था। मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था, इंक्लूडिंग माय वाइफ, कि मैं, उसको ये पता था ये सैटरडे संडे ब्लॉगर्स का इवेंट होता है, वहां जाके फोकड़ का खाना खाता है और ये करता है, ठीक है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आई एम डूइंग वीलॉगिंग। और ये उनको पता लगा लोगों से, कि किसी ने मेरी आवाज पहचानी, किसी ने मेरा फेस देखा, तो उन्होंने मेरे रिलेटिव्स को बताया अच्छा ये आपका है जी, ये आपका जमाई है, ये है। तो ऐसे करके मेरे घर में खबर पहुंची कि ये लड़का भाई वीलॉगिंग भी करता है, किसी को नहीं पता था। अच्छा, कोई बचपन की स्टोरी बताइए, कोई यूनिक स्टोरी। यूनिक स्टोरी मतलब मैं खाने से ही रिलेटेड बताऊंगा। बेसिकली अब आप देखते हैं लोग अपने वीडियोस वायरल करने के लिए कुछ न, फैंटा मैगी, ये मैगी, वो मैगी, ऐसे करते हैं। मैं बचपन में मेरी मदर बहुत अच्छे कुक थे, ठीक है। तो लेकिन हम उनको देख, उन्होंने हमें कभी कुछ सिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें इतना रखा कि अगर हमारे को भूख लगी शाम को तो हम किचन में खुद घुस के कुछ बना लें। तो मैं क्या करता था, मुझे प्लेन मैगी पसंद नहीं होती थी, तो मैं क्या करता था कि दोपहर को क्या सब्जी बनी है, ठीक है। अब कभी बने होते थे राजमा, कभी बने होते थे छोले, तो मैं क्या करता था, राजमा की ग्रेवी नहीं, सिर्फ राजमा राजमा उसमें से निकाल के वो मैगी में डाल देता था। चने होते थे वो चने डाल लेता था, तो ऐसे खिलाता। तो ऐसे ही एक बार हमारे नेबर में थी एक, उस वक्त दीदी थी, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो अपने कॉलेज से आई, उनका घर लॉक था, तो हमारे घर थोड़ी देर बैठे तो मेरी मम्मी ने ऑफर कर दी कि ले तू मैगी खा इतनी देर जब तक तेरी मम्मी आती है। तो उसने ना मेरे चने वाली मैगी खाई, तो उसको बड़ी स्वाद, कह रही ऐसी यूनिक मैगी मैंने खाई नहीं और इतनी स्वाद मैंने खाई नहीं। तो वहीं से मतलब ये एक कीड़ा होता है ना कि एक था फूड में, एक तो मदर अच्छी थी कुकिंग में, दूसरा ये क्रिएटिविटी कुछ अलग करना, ये बचपन से ही था। तो यूनिक, मुझे अगर मैं ये सोचता हूँ तो मुझे यही ध्यान आता है कि हाँ ऐसे मैं फूड में घुसा हूँ। स्टडीज में इंटरेस्ट था आपका? स्टडीज में इंटरेस्ट शुरू से था, बेसिकली शुरू से ही, मतलब मेरे घर में एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कुछ अच्छा करूं। मैं जब स्कूल में था मेरा बड़ा फिक्स था, कोई, मैं अंबाला कैंट का हूं, तो अंबाला कैंट में मैंने जो डिफेंस है इसको बड़ा क्लोजली देखा है, एयरफोर्स, आर्मी, ये मैंने बड़ी क्लोजली देखी है। तो ये बड़ा इंस्पायरिंग होता था कि भाई हमने कुछ करना है। तो मैं जब स्कूल में था तो हमारा फिक्स था कि या तो एनडीए का एग्जाम देंगे, ठीक है, एनडीए का एग्जाम देके और कोशिश यही करनी है कि घुसना है किसी तरीके से। अगर नहीं पास हुए तो हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, ये मेरे फिक्स थे। तो अब पढ़ाई शुरू से थी, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बस वो मिडल वाला था कि भाई ठीक है,
आ जाते थे, ठीक है, मतलब इज्जत वाला स्टूडेंट होता था कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है। ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड वाला, ऐसा नहीं है, टॉपर नहीं था मैं। लेकिन हाँ, ये एजुकेशन का शुरू से था, और यही रीजन है कि पढ़ पढ़ के ही आगे आगे जॉब की, और जॉब भी उसी में। एनडीए का एग्जाम तो पास हुआ नहीं, ठीक है, उसके बाद वही कंप्यूटर्स था कि कंप्यूटर्स करना है, तो उसी में आगे पढ़ाई की, उसी में फर्दर स्टडीज करके उसी में करियर बनाया, और आज भी मैं जॉब करता हूँ। बचपन से क्या बनना चाहते थे आप? बचपन से मैंने जैसे बताया कि मैं डिफेंस में जाना चाहता था। हम स्कूल में डिस्कस यही करते थे। अच्छा, हमारे स्कूल के सामने ही मिलिट्री ग्राउंड होता था, टैंक्स हमने अपने सामने देखे, एक्सरसाइज हमने अपने सामने देखी है। कुछ दूरी पे एयरफोर्स के वो स्टेशन था, हमारी छत से, मतलब ये जेट्स वगैरह आज तो पता नहीं बहुत ऊपर उड़ते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे उड़ते थे कि आप ऐसे पकड़ लो, इतनी नीचे प्रैक्टिस करते थे। तो ये शुरू से यही होता था कि आर्मी करनी है, आर्मी में जाएंगे। और ये भी होता था कि भाई गिनती के लोग होते हैं, इसमें पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये नहीं है कि आप आर्मी में वो किसी को भी ले लेते हैं, छोटी पोजीशन पे आप की हो जाती है भर्ती। लेकिन आप जब एक अच्छी रैंक के लिए होते हैं, उसके लिए सिर्फ इंटेलिजेंट, आपको पढ़ा लिखा, अच्छा मैथ्स फिजिक्स साइंस स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होती है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और सबसे टफ तो उनका एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो आसान नहीं था, शुरू से डिफेंस में था, डिफेंस नहीं होगा तो कंप्यूटर करेंगे, तो ये प्लान था शुरू से। अच्छा, एक रील वायरल हुई थी अभी रिसेंटली, कपिल शर्मा का शो सब देखते हैं, इंडिया में बहुत फेमस है, इंडिया के बाहर भी फेमस है। तो अनुपम खेर जी आए थे वहां पे, तो उनसे वो लोग बातें कर रहे थे कि परसेंटेज किसका क्या रहा है। तो जितने भी लोग ऑन स्टेज थे, दे वर लाइक कि हमारे 38 40 के आसपास यही सारे हमारे परसेंटेज है, मतलब हाँ हम कम पास आउट हुए हैं। और हाँ, मैंने वो देखा था। हाँ, और वो कहते हैं जी वो लोग वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, देखिए, वो अनुपम खेर जी वहां स्टेज पे इसलिए बैठे हैं, वो अपनी मार्क्स की वजह से नहीं बैठे हैं, ठीक है, वो बैठे हैं अपने एक्सपीरियंस के। एक्टर जो उनके अंदर टैलेंट था, उस शायद टैलेंट के लिए एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। लेकिन आपने एक न्यूज और देखी होगी, अनुपम खेर जी हमारे जो अब एस्ट्रोनॉट गए हैं, ठीक है, ऊपर गए हैं, क्या सुनीता विलियम्स। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज थी, क्या अनुपम खेर जी एस्ट्रोनॉट की तरह ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वो अपनी फील्ड, वो उस स्टेज पे इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी स्टेज में उन्होंने बहुत अचीव किया है। लेकिन जो सामने बैठे हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी फील्ड में बहुत टॉप पे हैं, और वो अपनी पोजीशन पे इसलिए टॉप पे हैं क्योंकि एजुकेशन है। तो ये जो उनका कहने का था ना, मैं उनसे बिल्कुल, मेरा विचार अलग है। एजुकेशन, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने मार्क्स ज्यादा हैं उतना अच्छा है, ठीक है। आप नहीं टॉपर हैं, लेकिन पढ़ाई को आप अगर ये सोचे कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कपिल शर्मा के स्टेज पे बैठा हूँ और वो बैठी है जनता, वो फुद्दू जनता है, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज का। मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और आप आईटी प्रोसेस में भी हैं, तो वीकडेज में आईटी पर्सन बन जाते हैं आप, और वीकेंड्स में फूड एक्सप्लोरर। तो और ये कहना है कि देखिए, प्राइवेट जॉब में आपको लगता है कि आप सिर्फ वीकडेज में काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्राइवेट जॉब्स इतनी कम्पिटिटिव हैं कि आपको ऑफ डेज में भी अपना एफर्ट डालना पड़ता है, तभी सब कुछ सही रहता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि अगर नौकरी से और फैमिली से मुझे टाइम मिले, तो सैटरडे संडे मैं ये ब्लॉगिंग करना पसंद करता हूँ। हाउ डू यू बैलेंस दीज थिंग्स? ये बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है। आप जॉब कर रहे हो, आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, लेकिन एक होता है ना मी टाइम, कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग, ये नहीं है कि मेरे को जाके ना पैसा कमाना है, ये मेरे लिए होता है ना मी टाइम, कि हाँ भाई, एक तो नई जगह का फूड एक्सप्लोर कर लिया, कंटेंट का कंटेंट बन गया। और अब क्या है कि अब इतनी बड़ी ऑडियंस है, आप वीडियो ना डालो ना तो लोगों के कमेंट्स और ईमेल्स आने शुरू होते हैं, भाई कमेंट, आपका कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, आपकी तबीयत ठीक है, कुछ है। तो वो एक पुश है लोगों का, तो ये पुश मुझे पुश कर रहा है कि मैं दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज करूं। कभी ऐसा दिल करता है कि या तो मैं जॉब पे ही फोकस कर लूं, या फिर मैं अपनी फूड ब्लॉगिंग को ही कर लूं? देखिए, ये चीज जॉब पे तो मैं शुरू से ही फोकस कर रहा हूँ,
20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ठीक है। और फूड ब्लॉगिंग को कई लोग पूछते हैं कि आप इसको फुल टाइम क्यों नहीं कर लेते, अच्छा इसमें पैसा है, बाकी जनता फुल टाइम कर रही है, वो आपसे आगे निकल गई है, हर चीज में आगे है। तो देखिए, मेरे लिए जो मेरी ब्रेड बटर है वो मेरी नौकरी है, जो मेरा घर चलता है वो मैं अपनी नौकरी से चलाता हूँ। जो ये फूड ब्लॉगिंग है, दिस इज स्टिल, आज मुझे 8-9 साल हो गए करते हुए, लेकिन ये अभी भी मेरे लिए एक पैशन की तरह है, ठीक है। अगर मैं इसको फुल टाइम कर लेता हूँ, सबसे पहली चीज, आज मेरे पास नौकरी है, मेरा घर मेरी नौकरी तनख्वाह से चलता है, ठीक है। अगर मैं इसको फूड ब्लॉगिंग को फुल टाइम कर लेता हूं, तो सबसे पहले मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने रिव्यूज से। अगर मेरा घर ही इसी से चल रहा है, तो जो मेरे रिव्यूज होंगे तो वो 100% तो सही होंगे नहीं। फिर तो मुझे अपना घर चलाना है, मुझे बेकार चीज को भी अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छी चीज को तो अच्छा बोलना ही बोलना है। तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर मेरे एथिक्स हैं वो फॉलो नहीं होते, और यही चीज मुझे रोकती है कि मुझे ये फुल टाइम नहीं करना। ठीक है, जब तक चल रहा है करना है, जितना पैसा आ रहा है, अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, लेकिन ये है कि कम से कम मैं इसको एंजॉय तो कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने इसको फुल टाइम कर लिया, मैं किसी भी चीज को जाके अच्छा बोलूंगा, और लोग भी शुरू में तो ट्रस्ट करेंगे, धीरे धीरे वो कहेंगे यार ये तो रोज ही कहीं चला जाता है और हर किसी चीज को अच्छा बोलता है। हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, अभी भी कमेंट्स आते हैं, जबकि अपनी तरफ से मैं पूरा लॉयल रहता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल रिव्यू सही दूं। आज भी कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं तो फ्री खाने के लिए, पैसे के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अंदर से मुझे पता है, मैं अंदर से खुश हूँ कि ठीक है भाई तू कमेंट कर ले, तू खुश है, लेकिन मुझे पता है मैं अंदर से साफ हूँ, मैंने जो काम किया ईमानदारी से किया है। आपके दिल से सपोर्टिव पर्सन कौन से हैं? दिल से सपोर्टिव पर्सन, देखो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, फैमिली फ्रेंड्स तो होते ही होते हैं, उनको भी खुशी होती है, वो देखते हैं ना, किसी से पूछते हैं अच्छा ये आपका रिलेटिव है, ये ऐसा है, वो भी थोड़ा प्राउड फील करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं जब सड़कों पे निकलता हूँ, जाता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको मैं पहचानता ही नहीं। मैं बचपन में होता था यार, कोई सलमान खान के लिए फैन कैसे हो सकता है, डाई हार्ड फैन कैसे होता है, शाहरुख खान के लिए फैन कैसे होता है। लोग आपके काम की वजह से आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत सपोर्ट है। मतलब सड़कों पे जब निकलते हैं, लोग मिलते हैं, फैमिलीज मिलती है, मेरी मदर की एज की लेडीज मिलती हैं, वो मिलके कहती बेटा मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब तुम वो चिकन खाते हो, मीट खाते हो, तो मेरा भी मन कर जाता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, तो सपोर्ट बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। क्रेजी फैन मोमेंट बताओ फिर। क्रेजी फैन मोमेंट एकदम पूछ लिया। फैन मोमेंट तो अभी मेरे को ऐसे एकदम क्लिक नहीं हो रहा। मैं बेसिकली फैन मानता भी नहीं हूँ किसी को। मुझे ये लगता है वो मैं फैन की जगह कहता हूँ। कई बार मेरे को कमेंट्स भी आते थे कि आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा फैन मत बोलो, या तो भाई तुम मेरे भाई हो, बहन हो, या सपोर्टर हो। फैन वाले मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, मैं कोई सलमान खान नहीं हूँ। फैन वाले मैंने कोई काम किए भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो मतलब है, मतलब लोगों का प्यार है कि ठीक है मैं जो चीज दिखा रहा हूँ लोगों को पसंद आ रही है। वो मेरे लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि भाई अच्छा लोग मेरे साथ सेल्फी भी लेंगे, लोग मुझे रोक के मेरे साथ कहेंगे आप हमारे घर आइए, खाना खाइए, हम आपको चाहते हैं, आप मेरी मदर बड़ा अच्छा बनाती है। तो मेरे लिए तो यही फैन मोमेंट्स है कि जो लोग मिलते हैं, अच्छा मुझे क्लिक किया। फैन मोमेंट जैसे बातें करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब अपना वीलॉगिंग शुरू किया था, मैं अपना फेस नहीं दिखाता था। 50,000 सब्सक्राइबर तक मैंने फेस अपना नहीं दिखाया था। तो लोग पुश करते थे कि ये वो लोग है ना, जज करते थे, ये है ना कोई मोटा सा होगा, गंजा सा होगा, ऐसा होगा। ये वो लोग है ना बनाते थे, अपने दिमाग में फोटो बनाते थे कि ये बोलता है, इसकी आवाज ऐसी है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा कि 50,000 जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपनी शक्ल रिवील करूंगा। तो वो जब हुए, मैंने शक्ल रिलीव की, मैंने वीडियो डाला शाम को। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मैं जैसे घर के कपड़े होते हैं, निक्कर नॉर्मल टी शर्ट डाल के मैं अपने पड़ोस के गोलगप्पे वाले पे गोलगप्पे खा रहा था। एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा होगा मुश्किल से 5-6 साल का, जो मतलब तोतला बोलता है ना, ऐसा बच्चा। और वो बच्चा मुझे देख के बोलता है मम्मा भूखा सांड गोलगप्पे खा रहा है। तो इट वाज लाइक मैंने एक दिन पहले सिर्फ अपनी शक्ल सिर्फ एक दिन पहले दिखाई है, और वो 5-6 साल का बच्चा होगा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तोतली लैंग्वेज में उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मा भूखा सांड बोल। तो मेरे लिए वो मतलब वो एक चीज थी। और एक और बताता हूँ, मेरे को
ध्यान आ रहे हैं। तो एक बार मैं उस वक्त शक्ल नहीं दिखाता था, ठीक है। तो ओला मैंने बुक की, तो ओला हम जा रहे हैं कहीं, ओला वाले ने कोड मांगा, जी कोड है ये वो, तो मैंने कोड दिया। उसने मेरी ना आवाज सुनी, क्योंकि वीडियो में मेरी आवाज जाती थी। तो थोड़ा सा आगे जाके उसने साइड पे लगा दी। मैं घबरा गया, मैं ये ओला वाले ने क्यों साइड पे लगा दी? कह रहे पाजी एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो। मैं कहा हाँ जी, बुरा नहीं मानूंगा मैं। तो कह रहा पाजी आपकी ना आवाज एक है ना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनसे मिलती है। तो मैं थोड़ा सा क्लिक हो गया, मैंने कहा इसने पहचान लिया। तो कहते हैं मैं बुरा ना मानो तो मैं बोलूं? कह रहे उनका नाम है ना भूखा, क्योंकि है ना लोगों को होता है कि इंसल्ट फील ना करे कोई, मैं इसको आदमी को बोलूंगा ये भूखा सांड है, बुरा ही ना मान जाए। तो वो ओला का ड्राइवर मुझे कहता है भाजी उनका नाम है ना भूखा सांड है और उनसे आपकी आवाज बड़ी मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि मैं ही होगा वो। तो बहुत खुश हुआ उन्होंने मेरे साथ। वो अजमेर के थे और दिल्ली आते थे, तो वो कहते इसी जगह पे मेरे को मीका मिला था और इसी जगह पे आप मिले हो, मैं यहाँ फोटो खिंचवाऊंगा। मीका द सिंगर वो उनकी ओला पे कहते मतलब मैं ये मेरे लिए बड़ी ये लकी सड़क है, मैं इसी सड़क पे मेरे को वो मिले थे, इसी पे आप मिले हो। तो उन्होंने मेरे से फोटो। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कई बार सड़क पे जा रहे होते हैं, अपनी मदर की एज की लेडीज आती हैं, वो आपको आके ऐसे गले मिलती है। अपनों ने इतना मतलब प्यार नहीं दिया होता कि जफ्फी डाल के मिलना ये मिलना, वो आती है अपनी मदर की एज की लेडीज आएंगी, वो गले मिलती हैं, बेटा हम आपको रोज देखते हैं, हमारे टीवी में आप ही चलते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे वो मजा आता है देख के। और शायद यही चीजें हैं जो मुझे पुश करती हैं कि ये काम मैं करता रहूं, कि हाँ प्यार तो मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे आपका पंजाब से कनेक्शन है? मैं अंबाला कैंट का हूँ, हरियाणा। मतलब पंजाबी हूँ, पंजाब मतलब पंजाब बॉर्डर है वो बिल्कुल। तो वहां का क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ का जो है लाइक बंदा, या क्या बोलते हैं वहां पे? बंदा ही बोलते हैं, हिंदी पंजाबी चलती है मतलब। हाँ। तो हमारे यहाँ का बंदा जो है वो अभी ही इज इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो, तो वहां का क्या रिएक्शन था? वहां का क्या रिएक्शन था, वहां के मतलब मेरी टीचर्स के आते हैं, मेरी जो उस छोटे होते थे हमारे, जैसे होता है ना स्कूल में एक सबसे फेवरेट टीचर होती है सबकी, हर क्लास की वो फेवरेट होती है, सबसे पॉपुलर होती है। तो उन्होंने मुझे एक टाइम पहले मैसेज किया, तू तो बहुत पॉपुलर हो गया, तू तो ये ऐसे हो गया। मेरे को इतनी खुशी हुई, क्योंकि मतलब आपकी एक फेवरेट टीचर है जिसने आपको छोटे से बड़ा किया। उसने मतलब मैं 4th 5th से लेके 12th तक उनसे पढ़ा मैं, ठीक है। और वो टीचर आके आपको मतलब वो प्राउड फील कर रही है कि मैंने तुझे देखा, तेरा वीडियो देखा, तू इतना पॉपुलर है, लोग पहचानते हैं। तो वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा टचिंग था। और इवन मैंने किसी को जैसे बताया नहीं कि मैं ये हूँ, तो क्या होता है लोग मेरे को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा उन्हों का मुंडा है, हाँ। ये वहां रहता है, ये उस स्कूल में पढ़ता था, ये वो है। मेरे क्लासमेट्स बड़े खुश होते हैं, वो मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे देखते हैं। मैं उनको बोलता हूँ ये पापा के साथ क्लास में थे, तो वो विश्वास नहीं करते, तो हमारे साथ फोटो खिंचवा, हम दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, तो मजा आता था। स्कूल में जैसे अभी आपने जिक्र किया, मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं ना गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, पर हमारे यहाँ पे फिर भी हम कुछ कुछ टीचर्स को बहुत पसंद करते थे, लाइक अ क्रश, ठीक है। मतलब हमें, क्योंकि हमारे स्कूल में अब मेल्स तो होते नहीं थे इतने ज्यादा, ठीक है, क्लासमेट्स है ही नहीं, तो हमें टीचर्स बहुत सुंदर लगती थी कुछ कुछ। लेकिन बॉयज का ये होता है, उनका क्रश वाला एंगल होता है। देखिए बॉयज का क्रश एंगल कुछ नहीं होता, ठीक है। बॉयज को नहीं, टीचर्स के लिए मैं बॉयज का बताता हूँ। बॉयज का क्या है, आप फेस पे ना जाइए, बॉयज बड़े सिंपल होते हैं। आप चाहे टीचर हो, चाहे आप चपरासी हो, चाहे जो मर्जी हो, अगर आप किसी लड़के को हेल्प कर दोगे, प्यार से बोल दोगे, वो वहीं पिघल जाएगा। बड़ा आसान है, लड़के बड़े आसानी से पिघलते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, और जो टीचर हमें रूखा बोलती थी, वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जितने मर्जी मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट हो, कुछ हो, वो टीचर नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और वहीं एक दूसरी टीचर होती थी, वो देखने में एवरेज है, ठीक है, उसके कोई फैन नहीं है, लेकिन वो आपको जो प्यार से बात करती है कि हाँ ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, जो आपको दो प्यार के शब्द बोल रहे ना, वो पिघल जाते हैं। वो क्रश रुश, लड़कों में क्रश रुश कुछ नहीं होते, लड़के पिघल जाते हैं, वो किसी पे भी पिघल सकते हैं। सो बेसिकली नेचर जो है, अगर नेचर लड़के हाँ नेचर पे फिसलते हैं।
उस वक्त बचपन में। अब बड़े होके तो पता नहीं कहाँ फिसलते हैं, लेकिन बचपन में प्यार का भूखा होता है। लड़का तो प्यार का, लड़कियों का मुझे नहीं पता, लड़के प्यार के भूखे होते हैं। कोई इवन ये फीमेल छोड़ो, अगर मेल होते, मेल हमेशा आपने देखा होगा कि 90% स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरी लाइफ में तो स्ट्रिक्ट ही टीचर्स आए, चाहे वो मैथ फिजिक्स जो भी हो, कुछ भी हो, स्ट्रिक्ट ही आए हैं। लेकिन वो क्या होता था, वो एक उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था। जब वो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, जब वो उससे हट के आपसे बात करते हैं ना, तो वो एक खुशी होती है। इसी बात पे हमारे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, सर थे, उनका नाम सोमरा सर। तो वो क्या कहते थे, एक दिन वो अपनी लैब में खड़े होंगे, तो ऑफिस, वो स्कूल बॉय होता है जो उनका पीएन होता है, मैं पानी पी रहा था और मेरे साथ एक लड़का, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों पानी पी रहे थे। तो वो मेरे पास आया, हमारे पास, तो कह रहा है भाई तुम्हारी इस स्कूल में सबसे ज्यादा इज्जत है। उसने ऐसे बोला हम दोनों को। मैं क्यों? कह रहे वो सोमरा सर खड़े हैं, कह रहे ये जो दो लड़के नीचे खड़े हैं ना, ये स्कूल के सबसे शरीफ और सबसे अच्छे बच्चे हैं। और वो सोमरा सर क्या था, मेरा नाम पूजनीत था, तो वो उनको याद नहीं होता था। तो मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था शक्ति, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड शक्ति। अब मेरा नाम पूजनीत, वो है ना गलत बोलते थे या, तो उन्होंने मेरा नाम पावर रखा था। एक तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो शक्ति वो हिंदी वाला है, और मेरा नाम पावर रखा हुआ था, ये पावर है। और बहुत ये ऐसा प्यार मिलता था, और शायद अपनी हरकतों की वजह से मिला होगा, पता नहीं। पढ़ाई में तो हम एवरेज थे, मैं तो एवरेज था, शक्ति वॉज बेटर देन मी, बट ये है कि शायद कुछ अच्छा किया होगा कि उनको इंप्रेशन चला गया कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं। तो आप क्या नॉटी स्टूडेंट थे या फिर बहुत सिंपल स्टूडेंट? मैं बहुत नॉटी था, ठीक है, बहुत शरारती था। और मतलब वैसे शरारत नहीं, मतलब टीचर स्कूल में मैं शरीफ हूँ, लेकिन जो वो एक आपका चंचल था एक नहीं, एक स्कूल वाला टाइम होता है कि हाँ। ये तो सबसे अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके बाद हट के एक बड़ा ही चंटू बच्चा जिसने अपने दोस्तों की नाक में दम करना, और मैं उस टाइप का था। मतलब मेरे सारे ही, हमारा फ्रेंड सर्कल, बचपन तो सबका होता है, लेकिन मैं चालू था, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर्स में आया, काफी थोड़ा बड़ा हो गया जब, तो मेरे टीचर बोलते थे, कह रहे थे तू तो रहने दे भाई। एक तो मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा था, तो टीचर्स भी है ना मेरे से पंगा लेते थे, कहते थे यार ये तो एक स्टूडेंट कंप्यूटर्स में ब्रिलियंट है वैसे ही, और अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, टीचर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो कहता है कि हाँ इससे ना पंगा नहीं लेना, ये पॉपुलर है बड़ा। तो वही मुझे कहते थे, कह रहे यार तू है ना नॉटीनेस में ना बड़ा कुछ कर जाता है, हमारी इज्जत, हमारी है ना स्टूडेंट के सामने मत चाला कर। ओके, तो जो आपके कंटेंट की बात करते हैं, अभी क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो कोई चीज वायरल हो रही है तो उसी को ही वो व्लॉग करके फिर आ जाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। बट जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो वो बहुत यूनिक कंटेंट होता है, हिडन जेम्स को आप ढूंढते हो और फिर उस पे देखिए कंटेंट बनाते हो। स्टार्टिंग हमारी किस पे हुई थी, नाम पे भूखा सान, तो मैंने हम्म। यूनिक, तो हमेशा मेरा सोच यही रही है कि जो ऑलरेडी कोई कर रहा है वो मुझे नहीं करना, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे यूनिक ढूंढता हूँ। मैं अगर किसी सिटी में जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये होता है कि वहां के लोकल से कनेक्शन बनाऊं मैं किसी तरीके से, जो लोकल है, ब्लॉगर नहीं। आज की डेट में आप देखो ब्लॉगर क्या करता है, आपने अमृतसर जाना है, यहाँ का दिल्ली का ब्लॉगर अमृतसर वाले से दोस्ती करेगा, उसका हाथ पकड़ के वो अमृतसर वाला जहाँ जहाँ घुमाएगा, वो भी अपनी वही जगह घुमाएगा जो उसने एक्सप्लोर कर रखी है, जो उसके अच्छे लोग हैं जिनके साथ उसकी रिलेशन है। इस केस में क्या होता है कि आप कभी कोई एक नई जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आज भी आप देखिए, हर दूसरा ब्लॉगर यही करता है कि एक सिटी में जाता है, या तो वो किसी दूसरे का कंटेंट देख लेता है कि अच्छा ये ब्लॉगर गया था, इसने ये 5 जगह की है, मैं भी ये 5 कर लूंगा, नहीं तो वहां का एक लोकल बंदा पकड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के ले भाई चल ये। मेरे केस में ये था कि मुझे ये चीज बिल्कुल अजीब सी लगती थी कि कहीं हम इसको एक्सप्लोर करना थोड़ी कहते हैं, ये तो ऑलरेडी लोगों की नॉलेज में है, और इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो जैसे मैं शुरू के दिनों की बात करता हूँ, जैसे मैंने अमृतसर जाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने अमृतसर के लोकल लोगों से कनेक्शन बनाया। कोई वो फेमस नहीं थे वो, लेकिन उनका मेरा कनेक्शन ये था कि मुझे ये समझ आ गया था ये फूडी है और इसकी मेरी मिलती है। तो मैं उनसे पूछता था कि आप कहाँ खाते हो, तो वो मेरे को बताते थे, हम XYZ जगह जाके खाते थे। तो मैं क्या करता था, वो नोट कर लेता था, फिर मैं उस जगह जाता था, अगर मेरी आंखों को वो जगह पसंद आती है, फिर मैं वहां का वीडियो बनाता था। तो ऐसे चीजें शुरू होती थी। तो और जब आप थोड़े फेमस हो जाते हो, तो क्या है कि लोगों के भी सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं।
एक तो तरीका ये हुआ कि मैं लोकल से कनेक्शन बनाता हूँ। दूसरा क्या है कि थोड़ी रेपुटेशन मेरी अच्छी है, मेरा रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या होता है कि जैसे कार्ड्स बनाते हैं, फूड कार्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं मेरे को, वो कहते हैं पाजी हमारे पास एक है ना कार्ड बनवाने आया था, उसका ना मीट बड़ा स्वाद है, उसका बजट तो नहीं है कार्ड बनवाने का, लेकिन ना आप उसका ना मीट ट्राई करके, ऐसे मुझे एक और जगह पता लग गई। ठीक है, ऐसी ऐसे चीजें पता लगती रहती हैं। अब पीछे मैं देहरादून गया था, ठीक है, अब देहरादून में सब पॉपुलर पॉपुलर कुछ था ही नहीं, मुझे उसमें मैंने सर्च किया, सब मुझे पॉपुलर जगह मिली, लेकिन मैंने वहां के लोकल लोगों से एक कनेक्शन बनाया। लोकल लोगों से जब कनेक्शन बनाया तो मुझे एक पता लगी जगह कि देखो जैसे दिल्ली में छोले भटूरे, मुंबई में वड़ा पाव, वैसे ही देहरादून में मोमोज। तो उससे मैंने पूछा, मैंने आज की डेट में अगर देहरादून में कोई मोमो वाला सबसे बढ़िया है तो बताओ वो कौन सा है। तो उसने मेरे को एक दुकान बताई, वो अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूंगा ना, आप शायद उस दुकान के अंदर घुसोगे भी नहीं। अगर मैं उस सड़क से जा रहा हूं ना, तो अगर वो दुकान है उसके ऊपर मोमो लिखा है, अगर नहीं भी लिखा मैं नहीं जाऊंगा एज ए टूरिस्ट, एज ए फूड एक्सप्लोर। लेकिन लोकल बंदे ने मुझे कहा कि वो टूटी फूटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, हम्बल सी दुकान है, वहां पे ये वाले मोमोज बड़े स्वाद मिलते हैं। मैं वहां गया, मेरी आंखें खुली रह गई। अभी ये हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, मैं देहरादून देख के आया हूँ। तो वो दुकान, अगर आप या मैं उस सड़क से जा रहे हैं, हम उस दुकान के अंदर कभी नहीं घुसेंगे, लेकिन वो दुकान में एक्सप्लोर करके आया, उसका मैंने वीडियो बनाया, और मैंने जब उसका वीडियो डाला है तो देहरादून के लोकल्स ने आके कमेंट किया है, मैसेजेस किए कि हाँ आप यहाँ कैसे पहुंच गए, ये आपको किसने बताया, ये तो हमारा हिडन जेम है शहर का। और है भी वो शहर के बीच में नहीं, वो पीछे कहीं कोने में जाके, बाहर रोड पे जाके है, एंड में। तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, और थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, ईजी है, मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी भी चैनल को डालूं। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का। अब मैंने जाना था शिमला, मैंने शिमला में रहना 3 दिन। अब मुझे पता है शिमला का कंटेंट कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है। मैं शुरू में भी कभी शिमला इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे वहां का कंटेंट अट्रैक्ट ही नहीं किया कि मैं जाके कुछ दिखाऊं, क्योंकि वो छोटा एक शहर है, गिनती की चीजें हैं, वही लोग दिखाते रहते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ा रिसर्च की, मुझे कुछ नया यूनिक कुछ नहीं मिला कि मैं जो दिखा दूं। तो मैंने उसमें कंटेंट में ट्रिक क्या की, जो इंडिया के टॉप फूड इन्फ्लुएंसर थे, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा मैं एक है ना वीडियो आइडिया है, आप सब लोग मुझे अपनी अपनी एक, मैंने देख लिया कि ये शिमला गए हुए हैं, तो मैंने उनसे बोला आप सबने अपनी शिमला की एक एक फेवरेट जगह जो आपको लगता है कि करनी है वो आप मुझे बताओ, उसकी क्लिप बना के दे दो। तो ऐसे 5 लोगों को मैंने, 5 इन्फ्लुएंसर को बोला। अब मैंने कवर तो पुराना ही कंटेंट किया है सारा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और वो वीडियो बहुत अच्छा चला, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया मैंने। कैसे ट्विस्ट ये कि उनका मतलब 5 इन्फ्लुएंसर जोड़ लिए, उनसे वीडियो क्लिप बनाई, वो हर 5 ने मेरे को अपनी 5 की वीडियो क्लिप, अच्छा पाजी आप वहां जा रहे हो, वहां का सैंडविच ये वाला खाना, उसने क्लिप भेज दी, वो क्लिप मैंने वीडियो में लगाई। मैंने कहा ये इसने बताया। अब मैं फिर वहां गया, मैंने कहा ये देखो, ये इसने मेरे को बोला था ये खाओ, मैं ये आया हूँ, ये है। तो ऐसे मैंने 5 जगह ऐसे करके उसको इंटरेस्टिंग बना लिया। अब इसमें क्या था, पुराना कंटेंट है, लेकिन थोड़ा सा, अब मैं, मेरी ये पहचान नहीं है, मैं हमेशा नया ढूंढता हूँ, लेकिन अब मेरे को ये है कि थोड़ा सा, अब इतने 3-4 दिन शिमला रह रहे हो, वहां क्या करोगे, कुछ तो काम करना चाहिए ना, और थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए, क्योंकि यही टाइम होता है जब मैं कंटेंट भी बनाना है, और छुट्टी थी तो मैंने कहा अब ये जॉब भी नहीं है तो काम करना है, तो ये फिर फैमिली को भी घुमा लेंगे, कंटेंट भी बना लेंगे, और वो बन गया, और बहुत अच्छा चला वो वीडियो। अच्छा, कितना प्रेशर रहता होगा ना कि मतलब वीकडेज में आप जब काम करते हैं तो वीकेंड्स आपको एंजॉय भी करना है, ठीक है, एंजॉयमेंट का भी प्रेशर है, फिर आपका कंटेंट का भी प्रेशर है। देखिए मेरे साथ पंगा गया है कि मुझे प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी, ये मेरा पैशन है। आपको किसी चीज का शौक होता है, आप वो कब करते हो, जब आपके पास फ्री टाइम। अच्छा आज मुझे गाने सुनने, आज मुझे डांस करना है, आज मुझे कुकिंग क्लासेस करनी है, या कुछ भी आपके इंटरेस्ट है, वो आप तब करते हो जब आपका मन हो। आप उसको प्रेशर में नहीं लेते हो, और नहीं आज तो मैंने गाने सुनने हैं, आज मैंने नेटफ्लिक्स 2 घंटे देखना, मैं कैसे देखूंगी, ये कैसे, वो आप अपने हिसाब से उसके लिए टाइम बनाते हो। तो मुझे उस चीज का प्रेशर आता है। प्रेशर मुझे कहाँ आता है, जब मेरे पास ब्रांड्स आ जाते हैं, ब्रांड मुझे कहेगा मुझे ये परसों वीडियो चाहिए, फिर मेरे लिए प्रेशर है। फिर मेरे पास ऑफिस का भी है, मुझे पता है कि आज मेरे को रात को 3 बज गए सोते हुए,
और मुझे कल शाम तक ये वीडियो देना है ब्रांड को, फिर हो जाएगा, वो मेरे लिए प्रेशर है। वो प्रेशर सिचुएशन जहां पैसा जुड़ जाता है ना, प्रेशर वहां बनना शुरू होता है। हाँ, तो मतलब अब उस जो पूरा एक प्रोसेस है कंटेंट क्रिएशन का या फूड एक्सप्लोर करने का, उसमें आपको मजा आता है। मजा आता है, मतलब बेसिकली मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि पैसे, ठीक है पैसा आ रहा है, पैसा जितना आए उतना अच्छा है, ठीक है, और जितना आए उतना कम है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने उस पैसे के पीछे मैं भाग नहीं रहा, तो इसलिए मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने इसलिए मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं आता। प्रेशर जहां पैसा एंटर कर जाता है, ब्रांड कहता है जी मेरे को ये वीडियो चाहिए, प्रेशर मेरे को वहां आ जाता है। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ है, आपका मन नहीं है, आपका बीमार हो या कुछ है, आपको वो करना ही करना है। चलिए कोई नहीं, अभी हम थोड़ा सा एक चिटाक पटाक वाला रैपिड फायर करते हैं। ठीक है। रैपिड फायर का जो हमारा सेगमेंट है उसका हमने एक नाम रखा है। अच्छा। खाओ गली। खाओ गली। ठीक है, हमने भी थोड़ा सा ट्राई किया कि यूनिक नाम रखते हैं। खाओ गली। खाओ गली। तो इसका हम पहला सवाल शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाली हूँ और आपको बताना है उसका आंसर। सो वड़ा पाव या पाव भाजी, मुंबई का कौन सा स्वाद आपका फेवरेट है? वड़ा पाव। एंड अभी सबसे ज्यादा किस फूड ब्लॉगर का कंटेंट आप देखते हैं? किसी का भी नहीं। हाल ही में कोई ओटीटी शो आपने देखा हो या फिल्म देखा हो जिसे देखकर आपको कोई खास डिश खाने का मन किया हो? देखिए, मैं लाफ्टर शेफ देखता हूँ और वो रेगुलर देखता हूँ, हमारे घर में डेली चलता है। और वो जितनी भी चीजें बनाते हैं, ठीक है, मन करता है कि वीकेंड आए तो हम इनमें से कोई चीज खरीद के खाएं। ओके, सो इंस्टाग्राम पर कोई ट्रेंड कर रहा हो अभी फूड हैक जिसे आप ट्राई करना चाहें? नहीं, ऐसा अभी मुझे कुछ फील आई नहीं। अगर एक दिन के लिए फूड ब्लॉगर बनना हो तो किस शहर की स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे आप? देखिए, सबसे बढ़िया दिल्ली है। दिल्ली से पूरे इंडिया में कोई, दिल्ली में हर स्टेट का खाना मिलेगा, हर कंट्री का मिलेगा, सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा। दिल्ली से बढ़िया शहर फूड ब्लॉगर के लिए, फूड एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने ऑप्शन में भी दिल्ली और लखनऊ लिखा है। अच्छा, ठीक है। ओके, सो आजकल सबसे ज्यादा वायरल हो रही डिश कोई, अगर आपने नोटिस किया हो? नहीं, अब इस आजकल तो नहीं चल रहा। कुछ पहले होता था, फैंटा मैगी और पान मसाला वाला कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम बनाते होते थे। अच्छा हाँ, बिरयानी मैंने देखी थी, वो पीछे पार्ले जी बिरयानी के, पार्ले जी बिरयानी, हाँ, पार्ले जी बिस्किट डाल के बिरयानी वगैरह ऐसे है। अच्छा हाँ, तो ये हुई है, पॉपुलर हुई है, ये वीडियो चल रही है, लेकिन मेरा मन नहीं करता वो देख के खाने। अच्छा, हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं जो सबसे वायरल डिश है। स्टफ्ड कुल्हड़ पिज्जा, ठीक है, दूसरा है स्पाइसी रेमन नूडल्स। मैं स्पाइसी रेमन नूडल्स पसंद करूंगा क्योंकि मुझे वो नूडल्स वैसे ही पसंद है, और कुल्हड़ पिज्जा मैंने खाया हुआ है, वो मेरे टाइप की चीज नहीं है। ब्रेकफास्ट में कौन सा ट्रेंड आपको ज्यादा पसंद है? आप हेल्दी वेज में जाएंगे, क्विक स्मूदीज, या फिर प्लेटर्स पसंद होंगे? मेरे को प्लेटर्स पसंद है। वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, आप कभी जाओ ना एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में, तो एक बड़ी सी प्लेट सज के आती है, उसमें 5-6 चीजें, एग होगा, चिकन वगैरह सजा के, ब्रेड सजा के, ऐसे बड़ा सा प्लेटर आता है, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। वो चाहे खाने में एवरेज होता है, उसमें बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है, मजा बड़ा आता है कि वो एक प्लेटर सा सजा हुआ है, सुंदर सा दिख रहा है, वो एंजॉय कर रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो आपकी नजर में अगला फूड ट्रेंड क्या होगा इंडिया में? देखिए, फूड ट्रेंड हमेशा लोगों को मसाला चाहिए, कुछ भी होगा ना। कभी आप कभी भी फूड देख लीजिए, चाहे आप डॉली चाय वाला ले लीजिए, वो अपनी चाय की वजह से फेमस नहीं है, वो अपनी हरकतों की वजह से फेमस है। वड़ा पाव वाली वड़ा पाव की वजह से फेमस नहीं हुई थी, वो अपनी पर्सनैलिटी, द वे शी रिएक्ट्स ऑन। आप वो कोलकाता वाले हैं, छगानी जी हैं, वो अपनी कचौरी के लिए फेमस नहीं है, वो अपना जो बोलते हैं चीजें कैमरे पे, उसकी वजह से। तो जो मसाला होगा, जहां आपको मसाला मिलेगा, वही ट्रेंड में रहेगा हमेशा, चाहे वो मसाला हंसी का हो, चाहे वो मसाला सैडनेस का हो। लोगों को मसाला चाहिए, किसी के दुख है, अच्छा ये बहुत गरीब है, ये बहुत बेचारा है, यही चीजें हमेशा लोगों को मसाला चाहिए, यही लोगों को। इवन आप न्यूज चैनल्स भी देखेंगे ना, एक में न्यूज चल रही है, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके देखना, एक चैनल बैठा है, जब ऑपरेशन सिंदूर था तो एक XYZ चैनल था, उस पे हजारों व्यूज आ रहे हैं। एक ABC
चैनल है XYZ है दूसरा वाला, उस पे कुछ 100 समथिंग व्यू है। मैं वो 100 वाला खोलता था ना, मुझे उसमें न्यूज मिल रही थी। जब मैं वो जिसमें 1000 ऑफ पीपल जो वॉचिंग में उसमें जाता था, उसमें मसाला था, उसमें न्यूज ही नहीं थी, शोर था, मसाला था। तो लोगों को मसाला पसंद है। आगे चाहे वो फूड ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, वो आपको मसाला देगा तो वही चीजें चलेंगी। सो फूड ट्रेंड नहीं चलेगा, मसाला चलेगा। फूड फूड देखो, आपने भटूरे भी खाए हैं, ठीक है, आपने वड़ा पाव भी खाया है, आपने बटर चिकन भी खाया, आपने सब कुछ खाया है, वो सब देखते हैं। वो कहेगा इसमें क्या है, वही वही रंग की ग्रेवी होती है, वही आलू होता है, वही बन होता है, वही कुछ होता है। वो कहते हैं मजाक कहाँ है, अच्छा ये है, ये गाली देता है, ये बनाते हुए गाली देता है, ये गाने गाता है, ये गजल गाता है। अच्छा वो बिरयानी का जैसे मैंने नाम लिया, तो अच्छा वो बिरयानी में पार्ले जी डाल दी तो वो पार्ले जी होगी, वो फांटा फांटा वाली मैगी थी, चलो मैगी में फांटा। लोगों को यही मसाला देखना है। उसकी एक ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस है, इसलिए जिसको टेस्ट से कोई नहीं है, कि जो हेल्पिंग वीडियो नहीं बना रहा, जिसको व्यू से मतलब है वो, और जिसको खाने से मतलब नहीं है, उसको ये नहीं है कि भाई भूखा सांड पे आज भूखा सांड ने बढ़िया भटूरे छोले दिखाए हैं, मैंने ये जाके खाने हैं। जिसको वो खाने हैं वो एक अलग ऑडियंस है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, उसने ये कहेगा भटूरे छोले तो मैं रोज खाता हूँ, इस भटूरे छोले वाले में मसाला क्या है, वो सबको चाहिए। तो बातों बातों में हम काफी आगे निकल आए। आपका रैपिड फायर रहेगा। रैपिड फायर। सो हम बात कर रहे थे कि आपकी नजर में अगला सबसे बड़ा फूड ट्रेंड क्या होगा, है ना? हमने तो मैंने ये कहा था मसाला चाहिए लोगों को। तो एक ऐसी डिश जिसे आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं और बोर नहीं होंगे। देखिए मैं राजमा चावल रोज खा सकता हूँ, मैं बोर नहीं होऊंगा। मैंने अंडे, उबले अंडे बहुत साल लगातार खाए हैं, रोज 20-20 अंडे खाए हैं, तो मैं बोर हो जाता हूँ, लेकिन वो शरीर की जरूरत होती थी तो मैं खाता था। तो आप रेगुलरली कोई चीज खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बोर हो जाते हैं। लेकिन राजमा चावल ऐसी चीज है, अच्छा आज खा लिया, 2 दिन बाद मैं दोबारा खा लूंगा, फिर खा लूंगा। अच्छा कुछ नहीं समझ आएगा तो अच्छा आज घर नहीं बना, रास्ते में अच्छा राजमा चावल दिल्ली में आराम से मिल जाते हैं कहीं भी, तो राजमा चावल खा लिए। तो ये मेरा आराम से है कि भाई ये मैं कभी भी खा सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ, ब्रेकफास्ट में भी खा सकता हूँ, लंच में भी खा सकता हूँ, डिनर में भी खा सकता हूँ। ऑल्सो इट इज हेल्दी। हाँ, प्रोटीन है, प्रोटीन है। सोर्स है। हाँ, किस फूड ब्लॉगर से आप एक सीक्रेट रेसिपी पूछना चाहोगे? ऑप्शंस बताऊं? ऑप्शन बताओ। रणवीर ब्रार या कविता सिंह? रणवीर ब्रार से। कुछ पॉपुलर इंडियन फूड ब्लॉगर्स के मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ, ठीक है? आपको इसमें से अपना फेवरेट चूज करना है, ठीक है? चलिए, ऑप्शंस हैं कविता सिंह या अमर सिरोही? अमर सिरोही। अमर सिरोही या रणवीर ब्रार? अमर सिरोही। अमर सिरोही या फिर अमन तनेजा? अमर सिरोही। अमर सिरोही या अनुराग एंड रोहित? अमर सिरोही। अमर सिरोही या करण दुआ? अब इन दोनों में आ जाता है तो मैं करण दुआ बोलूंगा। दोनों का मैं रीजन भी बता देता हूँ। अमर सिरोही और मैंने बेसिकली इकट्ठे ब्लॉगिंग शुरू की थी। हमारा, उसका और मेरा ब्लॉगिंग इवेंट पहला सेम में है। सारे बड़े बड़े जो हमारे साथ फूड ब्लॉगर्स वगैरह होते थे, वो महंगे महंगे कैमरे लेके आते थे, हम दोनों फोन से थे। अमर सिरोही के साथ एक बड़ा अच्छा मेरा बॉन्डिंग है, शुरू से हम जुड़े हुए हैं। करण दुआ को मैं उससे ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए करण दुआ और मैंने इकट्ठे हमने व्लॉगिंग शुरू की थी। करण दुआ ने लोगों को वीडियोस दिखाने शुरू किए, वो तब उसने पॉपुलर वीडियो किए जब कोई नहीं देखता था। आज बहुत बड़ी ऑडियंस है इस चीज की, लेकिन उसने वो ऑडियंस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इन दोनों में आज अमर सिरोही का कंटेंट अगर मैं बोलूंगा करण दुआ से बेटर है, ठीक है, लेकिन जो इस इंडस्ट्री को, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री को पॉपुलर बनाया सोशल मीडिया, उसमें करण दुआ का रोल बहुत बड़ा है। तो हमारे इस गेम में करण दुआ विंस। हाँ, इसमें करण दुआ विंस। अच्छा, एक और हमारे पास ऐसा ही सेम रैपिड फायर है, ठीक है, बट वो बेस्ड है कंट्रोवर्शियल और वायरल ब्लॉगर्स। अच्छा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसके जो नाम है मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, मतलब मुझे क्या इसका जवाब देना है? जवाब आपको ये देना है कि इनमें से आपको क्या लगता है, कौन से आपके फेवरेट हैं या फिर ऑथेंटिक हैं? अच्छा, जो भी आप, ठीक है, हाँ, जो आपको लगता हो कि हाँ मेरा ये फेवरेट है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज चंद्रिका गेरा दीक्षित, जो वड़ा पाव वाली गर्ल है। नहीं, मेरी वो फेवरेट नहीं है। नहीं, ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बता रही हूँ मैं। तो वड़ा पाव गर्ल या फिर डॉली चाय वाला, इनमें दोनों ही
सेम है, लेकिन मैंने ये देखा है कि डॉली चाय वाला ने अचीव ज्यादा किया है, तो इन दोनों में मैं डॉली चाय वाला को ज्यादा बोलूंगा। अगला बिल गेट्स आके उसके साथ कोलैब कर गया, तो बिल गेट्स तक को उसकी जरूरत महसूस हुई, तो मैं डॉली चाय वाला को रेट हाई करूंगा। डॉली चाय वाला या काम्या जानी? डॉली चाय वाला ऑब्वियसली। डॉली चाय वाला या फूडी विशाल? ऑब्वियसली डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला या करण दुआ? डॉली चाय वाला। सो डॉली चाय वाला विंस द गेम। हाँ, इसमें डॉली चाय वाला, मतलब हाँ। वायरल खेल में कि डॉली चाय वाला कि देखिए एक वो चाय बेचता था, अगर आप पीछे हिस्ट्री देखो पिछले 5-8 साल की, ठीक है, कंसिस्टेंट कोई भी उसका जाके वीडियो बनाता है ना, वो चलता ही चलता है, ठीक है। उसने चाहे वो पैसा कमाया नहीं कमाया, जो भी फेमस है बड़े बड़े उसके साथ जुड़ते रहे हैं। तो डॉली चाय वाला एक है ना, ऑब्वियसली आपने करण दुआ के साथ में कंपेयर करूंगा, करण दुआ की अचीवमेंट्स अलग है, उसके एफर्ट्स अलग हैं, डॉली चाय वाला के एफर्ट्स अलग हैं। कोई देखो करण दुआ जो काम कर रहा है वो आप सोच सकते हो कि वो करके कोई बड़ा अचीव कर सकता है, लेकिन जो डॉली चाय वाला कर रहा था उस पे भगवान का हाथ बहुत बड़ा है। मतलब आप इतना कुछ अचीव कर लो सिर्फ एक चाय बना के और थोड़ा सा आप कैमरा पे करते हो। अब तो बहुत सारे एक्चुअली डॉली चाय वाला ने इतने सारे दूसरे फूड जो वेंडर से उनको इन्फ्लुएंस किया है कि आज की डेट में हर कोई नौटंकी करने की कोशिश करता है कि अब मैं नौटंकी करूंगा तो मैं शायद वायरल हो जाऊंगा, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुली वायरल भी हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉगिंग के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, करण दुआ के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, या जो आपने पिछले नाम लिए, डॉली चाय वाला अगर फूड वेंडर्स की बात की जाए, डॉली चाय वाला इज नंबर 1। अगर फूड वेंडर्स की कंपैरिजन, फूड ब्लॉगर्स को अलग कर दो, डॉली चाय वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन अगर डॉली चाय वाला के सामने आप कोई भी फूड वेंडर, चाहे लाली छंगानी ले आओ, चाहे वड़ा पाव गर्ल ले आओ, चाहे कोई भी तीसरा चौथा कोई भी जो वायरल आज की डेट में चल रहा है, किसी को भी ले आओ, सब में टॉप पे डॉली चाय वाला। क्या बात है सर। सो आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी सोशल मीडिया में क्या नया आ सकता है आने वाले टाइम में? जो देखिए आएगा नया कुछ नहीं आएगा, पुरानी ही चीज को आप नया पैकेट बना के सर्व करोगे वही चीज चलेगी। भटूरे हम पहले भी खाते थे, भटूरे अब हम अभी भी खाते हैं, कोई उसको अच्छे लफ्ज यूज करके, अच्छी लैंग्वेज यूज करके उसको एक्सप्लेन करेगा या उसको कोई स्टोरी की तरह बताएगा तो वो चीज पॉपुलर होगी। मतलब रहेगा सब कुछ है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन उसको एक मसाला, बेसिकली मैं कहूंगा जिसको मसाला, लोग जो देख, अगर आज मैं भटूरे छोले का वीडियो बनाऊंगा ना, मेरा वो वायरल कभी नहीं होगा, चाहे वो दुनिया के सबसे बेस्ट भटूरे छोले होंगे, मैं उसको जितना मर्जी कर लूं वही एवरेज व्यूज जो आते हैं वहां। लेकिन अगर उसी भटूरे छोले को कोई क्रिएटिव फूड ब्लॉगर आके अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको कुछ मसाला डाल के कि हाँ इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे करूंगा, तो वो वायरल ज्यादा होगा। तो मसाला प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, अभी ना हम कुछ ऐसी बातों का यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं जो आपके लाइफ में माइलस्टोन की तरह काम कर गई हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज किया गया रिसेंटली, बहुत सारी चीजें हुई। आपने यूट्यूब फैन फेस्ट में भी एज ए स्पीकर आप वहां पे भी गए, तो वहां पे आपने ऑफ कोर्स सब जितने भी बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है इंडिया के उन सबसे मुलाकात की होगी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए मैं आपको बताता हूँ जो यूट्यूब फैन फेस्ट होता था वो सबसे बड़ा इवेंट यूट्यूब का होता था और हर साल होता था और पूरे वर्ल्ड में होता है, यूएस में होता था। अब वो बंद हो गया मेरे ख्याल से, पहले तो वो रेगुलर हर साल होता था, ये कोविड के बाद उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, उससे पहले वो रेगुलर हर साल इवेंट होता था। मतलब हर कंट्री में अपना होता था, यूएस में होता था, इवन दूसरी यूरोप वगैरह अलग अलग कंट्रीज में हर जगह पे वो होता था। इंडिया में भी 2 जगह पे होता था, या तो वो दिल्ली में होता था या मुंबई में होता था, ऐसे करके मिनिमम 2 सिटीज होती थी, शायद उन्होंने फिर सिटीज भी ऐड और कर दी थी। तो ये बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है 2 दिन का एवरेज इवेंट रहता है। पहला डे रहेगा कि जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाता है, वो भी इनवाइट बेसिस पे होता है, पता नहीं किस बेसिस पे जज करते हैं, उस पे इनवाइट किया जाता है। और कुछ उन्हीं में से, जैसे अगर 500 उन्होंने इनवाइट किए तो उन्हीं में से कुछ 10-15 ऐसे होते हैं जो स्टेज पे बुलाए जाते हैं, जिनसे बातचीत की जाती है, जैसे आप मेरे से बातचीत कर रहे हो वैसे अब ऐसे एक्सपीरियंस करना था। तो जब मैंने फर्स्ट यूट्यूब फैंस फेस्ट गया था
तो आई वाज सिटिंग, मैं चेयर पे बैठा था, वो जो लोग आ रहे थे, मैंने कहा यार ये तो मेरे जैसे ही हैं, मेरे जैसे क्रिएटर है, मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये होगा। तो मैंने यही सोचा था, पता नहीं क्या था। वेरी नेक्स्ट ईयर मुझे मेल आया यूट्यूब से कि वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर दिस पैनल, ये वो। तो वो इतनी बड़ी मेल थी, आप मानोगे उस मेल को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि जो मैं पिछले साल चीज सोच के बैठा हूं कि नेक्स्ट ईयर मतलब कभी मौका मिलेगा तो मैं सामने पैनल में आऊंगा यूट्यूब पे, वो इतनी बड़ी मेल है। और उसमें लिखा गया है कि हमने आपको पैनलिस्ट सिलेक्ट किया, आप कंफर्मेशन करिए, आप मैनिफेस्ट किया उस चीज को। हाँ, पता नहीं, मैंने उस मेल को 10 बार पढ़ा भी कि अच्छा मैं सही पढ़ रहा हूँ, ये सही। अच्छा, उसमें ना सबसे बॉटम में एक लाइन लिखी थी, आपने ये चीज किसी को नहीं बतानी। मतलब आप ये सोचो, वो मेल है और उसके बॉटम में ये लिखा है, अच्छा मैं किसी को अब इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, ठीक है, वो इवेंट 2-3 महीने बाद है, आपने 2-3 महीने अपने पेट में वो बात को दबा के रखना है। और आप मानोगे मैंने किसी को नहीं बताया, शायद सिर्फ अपनी वाइफ को बताया था घर में, किसी को नहीं पता। और ये वेस्ट इन गुड़गांव में इवेंट था इनका, तो यूट्यूब फैन फेस्ट का। हमारी एक अलग से एंट्री थी, एक जो यूट्यूबर्स है उनकी अलग एंट्री है, और जो हमारी थी एंट्री ऐसे अलग थी। तो क्या हुआ, मुझे स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सामने उसमें बैठे हुए थे क्रिएटर्स, और किसी को नहीं पता था कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। और मैं भी चाहता था कि ना मजा आएगा, कि ये इनकी ना आंखें फटी रह जाएंगी जो मुझे जानते हैं कि ये भाई स्टेज पे गया है। और स्टेज पे गया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस गया। उसके बाद वापस आया तो मैंने अपना फोन चेक किया, तो मेरे जितने थे कह रहे साले तूने बताया नहीं हमें, ये इतनी बड़ी बात छुपा कैसे गया। मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। और मैं आज भी अगर अपना जितना भी एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स है, तो मैं आज भी वो फैन फेस्ट को सबसे हाईएस्ट पे रखता हूँ, क्योंकि वो पूरे इंडिया से क्रिएटर आ रहे हैं और गिनती के 10-15 लोगों को वो स्टेज पे बुलाते हैं, उनकी जर्नी क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो मेरे लिए आज भी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो एक्सपीरियंस है कि मैं वही कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे सामने 400-500 लोग बैठे हुए हैं, और वो एक्सपीरियंस वो मैं नहीं भूल सकता। तो वो दोबारा क्यों नहीं होता है? होना चाहिए ना फिर तो। मेरे ख्याल से होना चाहिए। और मुझे नहीं, अब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पहले बहुत इंगेजिंग था। आप इवन हमें रेगुलर फोन्स आते थे, जो मैनेजर्स वगैरह यहाँ होते थे, इवन वो अपने ऑफिसेज में हमें बुलाते थे, इवेंट्स होती थी अलग अलग, जो टॉप यूट्यूब मैनेजमेंट के लोग होते थे वो मिलते थे। इवन जब जब शॉर्ट्स इन्होंने शुरू किया तो हमारे साथ कितनी मीटिंग्स की हैं कि हम शॉर्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आप अपना फीडबैक दो, कोई भी चीज होती थी। वो चीजें कम हो गई हैं। इवन अब ये यूट्यूब जो मैनेजर्स देते हैं ना, ये भी बेसिकली क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर आप इनसे कोई हेल्प के लिए एक चीज बोल रहे हो, भाई मेरे को ये हेल्प कर दो, वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है किसी कंपनी को। वो मजा नहीं रहा, जो पहले इंगेजिंग होता था वो अब क्या रीजन है वो मैनेजमेंट बता सकती है, लेकिन ये चीजें बहुत बढ़िया होती थी। हर साल इंतजार रहता, जैसे होता ना, इंतजार रहता था कि फर्स्ट डे ये ऐसा पैनल वाला रहता था, और नेक्स्ट डे क्या होता था, नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस होता था। जो क्रिएटर्स होते थे और जो फैन फेस्ट होता था, मतलब जो लोग पसंद करते हैं ऑडियंस में वो होती थी, और जो हमारे जैसे क्रिएटर होते थे उनको स्टेज पे आके अपने अपने परफॉर्म करना है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया इवेंट होता था वो होना चाहिए। अब नहीं होता। कभी मुझे कोई यूट्यूब का टॉप ऑफिशियल मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं पूछूंगा कि क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया। तो सबसे बढ़िया था। तो पुजनीत, आपका जो पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस था, मैं बात कर रही हूँ द इंडियन पॉडकास्ट शो का, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी, थोड़ा नर्वस था कि सबसे पहले कि मैं जिनको मैसेज कर रहा हूँ तो क्या मुझे वो हाँ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैंने शुरू में अपने ही ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के लोगों को मैसेज किया था, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कहीं होता है। और हमारे फूड लाइन में किसी ने पॉडकास्ट शुरू किया नहीं था, तो मुझे था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो लोग एज मेरा इनवाइट एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने मैसेज किए उतने लोगों ने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी क्वेश्चन।
वो मेरे लिए था, वो आप कहते हैं ना एक अचीवमेंट की, अपनी ही बलादरी में मैंने जिन जिन लोगों को मैसेज किया सबने ओके कर दिया। और ये पॉडकास्ट में क्यों करना चाहता, एक कीड़ा होता है ना कि कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आप देखो लास्ट 1-2 साल में पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हुए। जितने भी पॉडकास्ट होते थे ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स होते थे, फूड से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। दूसरों के जो पॉडकास्ट होते हैं उनमें ठीक है, फूड एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बात करते हैं, रेस्टोरेंट वाले आते हैं, लेकिन जो एक डेडिकेटेड था वो प्लेटफॉर्म नहीं था। वो आ चुका है अभी, ये आपका अब Taste आ रहा है, ये अब आपका आ रहा है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल पहले की बात है जब मैंने प्लान कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा ये करना है, तो जनरली मेरे पास मैंने सबको मैसेज डाला, प्लान हो गया। इतनी देर में देखा कि मेरे पास स्टूडियो का भी आ गया, स्टूडियो का भी जुगाड़ हो गया, इक्विपमेंट्स का भी जुगाड़ हो गया। मैंने 2 दिन में 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर लिए, सब कुछ हो गया। डालना शुरू किया तो व्यूज भी आने शुरू हो गए, लोगों का सपोर्ट भी आना शुरू हो गया। उनकी रील्स बना के डाली तो वो भी वायरल होनी शुरू होगी। स्टार्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। जो पॉडकास्ट का काम है ये आपका टाइम मांगता है। जब आप पॉडकास्ट करते हो ना, इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। मैं अगर आप मेरे साथ, आज मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, तो आपको पता होगा कि मेरे को यहाँ बिठाने से पहले बिहाइंड द सीन्स आपने मेरे बारे में कितनी रिसर्च की होगी। और आपकी पता नहीं मुझे टीम है या नहीं है, आप ही 1-on-1 हो सकते हो, मेरे में कोई टीम मेंबर नहीं था। मैंने सब रिसर्च करनी है, उनसे क्या बात करनी है। और ऑब्वियसली अगर मैं 5 इन्फ्लुएंसर को बुला रहा हूं तो मैं 5 जगहों पे सेम क्वेश्चन तो चला नहीं सकता, हर इन्फ्लुएंसर को अलग अलग करना है। तो बड़ा एफर्ट था, बड़ा मुश्किल था, और मजा भी आया। मतलब एक एक्सपीरियंस था। मैंने टोटल 11 एपिसोड किए। मजा क्या आया, आप पॉडकास्ट में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जब स्क्रीन पे देखते हो, आप उनकी एक एक्टिंग देख रहे हो, उनका काम करते देख रहे हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी बातें हैं वो कैमरे पे नहीं कह पाते। आप मेरे पॉडकास्ट देखोगे ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि आप कहोगे अच्छा इस बंदे की सोच ऐसी है, ये बंदा बिहाइंड द सीन ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई जो आप, अगर मैं भी, आप हमारी बातचीत हुई है, जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस वीलॉग्स देखते होंगे ना, वो कहेंगे अच्छा ये बंदा बिहाइंड द सीन्स ऐसा है, इस बंदा है। हाँ। तो ये चीजें पॉडकास्ट में बहुत बहुत बढ़िया चीज है। पॉडकास्ट पॉडकास्ट में जो कमी है वो कमी ये है कि उसमें मेहनत बहुत है। मुझे एक एपिसोड को करने में एवरेज 5 दिन लगते थे। अब जो नौकरी वाला बंदा है जिसके पास है ही सैटरडे संडे है, तो मैंने किया, 1 किया, 2 किया, 10-11 कर दिए। फिर मुझे लगा कि है ना, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि या तो मैं पॉडकास्ट कर पाता या फिर मैं वीलॉगिंग कर पाता। ठीक है, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो वीलॉगिंग के लिए टाइम नहीं है, वीलॉगिंग कर रहा हूँ तो पॉडकास्ट, तो इस वजह से मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन वो मेरे दिल में प्रोजेक्ट अभी भी है कि अभी मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मेरे पास अभी भी गेस्ट हैं, गेस्ट की लिस्ट मेरे पास अभी भी है, बहुत सारे हैं। वो मेरे को आज भी कहते हैं पाजी कब दोबारा शुरू कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने पीछे सोचा भी था कि गर्मियों में शुरू करूंगा, क्योंकि गर्मियों में आप फूड एक्सप्लोर कम कर देते हो, गर्मी इतनी होती है, सड़कों पे घूमना कम कर देते हो, एसी में बैठना आप पसंद करते हो। सोचा था लेकिन बना नहीं। लेकिन पॉडकास्ट बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे फूड की हो, ट्रैवल की हो, आपको सुनना चाहिए। आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज की डेट में तो आप देखिए इतने पॉडकास्ट के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप ये देखिए, वो किसी ने सोचा था, विजय माल्या ने इतनी बातें करी, किसी ने सोचा था बिहाइंड द सीन्स कितनी चीजें हुई। ठीक है, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कभी उसको मौका नहीं मिला था अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। कोई मौका मिला, वो तो देखो जो हमारा कोर्ट्स हैं वो उनके ऊपर है कि क्या फैसला आता है, वो सही है गलत है। लेकिन उस बंदे को एक प्लेटफॉर्म मिला अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, उसने अपना रखा। उसका फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है, जजेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी एक स्टोरी रखी। सेम हमारे जो कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, कितनी सारी उसने लाइफ में एफर्ट डाले हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीजें पॉडकास्ट से पता लगती है। तो बहुत शानदार चीज है। दोबारा मौका मिलेगा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे अंदर फिर वो दोबारा वो एक कहते हैं चुल है कि यार आज मैंने किया है, हाँ तो मैं दोबारा शुरू करता हूँ, मजा आता है इसमें।
मजा तो बहुत सो आता है। विल वेट कि आप कब शुरू करेंगे उसको वापसी से। हाँ, वो में करेंगे। अच्छा, जो लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी, जो शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए एडवाइस क्या होगा? देखिए, एडवाइस मैं आज से 8 साल पहले भी वही करता था, अभी भी यही करता हूँ। आप जो कोई कर रहा है उससे हट के करिए, उससे बेटर करिए। जब तक आप उससे हट के नहीं करेंगे, जब तक कुछ अलग डिफरेंट पेश नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं बनने वाली। तो आपको हट के करना है, और जब आप हट के कर रहे हो उसमें थोड़ा मसाला ऐड कर दोगे तो आप हीरो बन जाओगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो यही एडवाइस है मेरे, हट के नया कंटेंट करो और कुछ मसाला ऐड करो, ताकि मतलब क्रिंज ना हो कि लोग कहें ये छी, ये क्या है, या ये मतलब, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके उसको बोल। और आज की डेट में कितने सारे, हर 6 महीने में एक नया ब्लॉगर आता है, बहुत चलता है वो 6 महीने, वो बड़ी उसकी, क्योंकि वो चलता इसलिए क्योंकि वो आया, उसने कुछ नया ट्राई किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, कंटेंट प्रेजेंट किया, तो वो लोगों को पसंद आता है, लोग भी देखते हैं, मजे करते हैं, चाहे उसका देख के खाने जाते ना आते हो, कम से कम एंटरटेनमेंट तो उनको मिलता ही है। मसाला चाहिए, मतलब मसाला यूनिक चाहिए, चीज, सारा खेल मसाला मसाले का चाहिए। है, सारा खेल मसाले हाँ, का है। और सबसे चैलेंजिंग क्या है फूड ब्लॉगिंग में? चैलेंजिंग, देखिए चैलेंजिंग आज की डेट में तो चैलेंज है ही नहीं। चैलेंज होता था जब हमने शुरू किया था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता था। हम किसी को जाके दुकानदार को कहते थे ना, आपका वीडियो बना ले, वो कहता था क्या करोगे वीडियो बना के, कहाँ डालोगे वीडियो डाल के। उसको ये भी डर होता था कि वो कोई ऐसी जगह पे कार्ड लगा के बैठा है, कोई एमसीडी वाले आ जाए, कोई पुलिस वाले आ जाए, कोई उठा के ना ले जाए, सिलेंडर लाल रंग का इस्तेमाल कर रहा है, नीले वाला कहीं कैमरे में ना आ जाए। तो लोग पहले डरते थे, आज लोगों में अवेयरनेस है। आज तो चैलेंज है ही नहीं, आज चैलेंज है कंटेंट का, फ्रेश कंटेंट। आज की डेट में जो चैलेंज है, आप फ्रेश कंटेंट ढूंढो, वो चैलेंज है। बनाना, किसी को कन्विंस करना, वो कोई चैलेंज नहीं है। वो तो लोगों को पता है, अच्छा ये कैमरा लेके आया, फूड ब्लॉगर है, करेगा, ये है। आपको उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना, कहाँ डालना है, क्या करना है, ये करना है। वो या हाँ करेगा या ना करेगा। आपको मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है कि उसको समझाओगे कि अच्छा ये देखो मैं आपको ये बनाऊंगा तो आपको ये फायदा होगा, ये होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में सिर्फ जो चैलेंज है वो फ्रेश कंटेंट ढूंढने का है। सो हमारी जो पॉडकास्ट में कन्वर्सेशंस हुई हैं, इतनी सारी कन्वर्सेशंस हुई हैं, लाइक हमने आपकी जो जर्नी रही है वहां से बात करी है, एंड देन आपके जो माइलस्टोन्स हैं, चाहे वो यूट्यूब फैन फेस्ट का हो या आपके पॉडकास्ट शो की बात करी हो, और वो हम दोबारा देखने भी वाले हैं, हाँ, है ना? कोशिश विंटर्स आ करें, रहे हैं, विंटर्स कोशिश। आ रहे हैं, हम नहीं, विंटर्स विंटर्स में मजा नहीं आता। गर्मी में होता है ना, एसी में बैठ के आराम से काम। विंटर्स में तो तंदूर के आगे काम करने का मजा आता है। हाँ। बारबेक्यू सजा हुआ है, गर्मी है, किचन है, धुआं उठ रहा है, सर्दियों में वो मजा आप आता है। कुक भी करते हो? क्या कुक मैं कोविड में किया था आखिरी बार, उसके बाद मैं कुक क्या बनाया था लाइक मैंने बहुत कुछ बनाया। मेरे को आती है कुकिंग, लेकिन मैं बनाता नहीं, मतलब ये टाइम ही नहीं। अब मैंने कोविड में बिरयानी बनाई थी एक, ठीक है, और मेरी वाइफ ने खाई, तो वो दिन है और आज का दिन है। वो कहती है वो उस दिन बनाई थी, उसके बाद कब खिला रहे हो। वो हर महीने में एक बार मुझे बोलती है, बिरयानी की जब भी बात आती है ना हमारे घर में, वो कहती वो जो बिरयानी खाई थी ना, ये बाजार वाली में वो नहीं है। मैंने कहा वो बन गई थी, और पता नहीं कैसे बन गई थी, क्या था अंदर, पैशन था। मैं कहा आज मैं दोबारा बनाना बैठूंगा ना, क्योंकि गैप है, आपका हाथ चलता होता है कि कितना नमक डालना है, कितना मिर्च है, कितना नीचे सेक देना है, वो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। इतने गैप के बाद बनाऊंगा, मैंने कहा शायद स्वाद बनेगी भी नहीं। लेकिन ये है कि आता है, लेकिन मौका नहीं मिलता, इतना टाइम होता भी नहीं। एंड करने वाले हैं हम इस चीज को, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, बिकॉज आप दिल्ली के जो हिडन जेम्स हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हो, तो कोई ऐसे 5 प्लेसेस बता दो हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो एक्सप्लोर कर पाए उस जगह को। देखिए ये बड़ा टफ चीज है, और दिल्ली वालों के लिए पता क्या, दिल्ली की सबसे खास चीज क्या है, वहाँ हर गली मोहल्ले, जो मोहल्ला होता है वहाँ पे हर चीज फेमस है। देखिए आप भटूरे छोले की बात करें, जब दिल्ली की बात करते हैं, भटूरे छोले सबसे पहले होता है। हर 1 किलोमीटर पे आपको एक अच्छा भटूरे छोले वाला मिल जाएगा। अगर आप वेस्ट दिल्ली में, आपको वेस्ट दिल्ली में मिल जाएगा, साउथ दिल्ली जाओगे, साउथ, हर 1 किलोमीटर पे आपको एक बढ़िया है। तो लोगों को, दिल्ली वालों को तो बताने की जरूरत नहीं, दिल्ली वाले खुद ही इतने बड़े फूडी हैं, वो कहेंगे अच्छा तू ये खा रहा है, तू मेरे एरिया में। हम डालते हैं ना कि ये वाला यहाँ आके ये भटूरे छोले, नीचे कमेंट आता है भाई तू मेरे वहां पे आ, यहाँ पे ये भटूरे छोले आए, वो भूल जाएगा। तो दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं। चाहे आप उसको बटर चिकन की बात कर लो, सेम भी तो बटर चिकन, ठीक है, आज की डेट में हर 1 किलोमीटर पे आपको बढ़िया बटर चिकन मिल जाएगा। वो चीजें, जो फूड ब्लॉगिंग है, वो चीजें उसने खत्म कर दी। पहले होता था जब टीवी
टीवी होते थे और जो नवी नवी फूड ब्लॉगिंग होती थी तब वही फेमस चीजों को बार बार दिखाया जाता था। लेकिन आज फूड इन्फ्लुएंसर्स ने, फूड ब्लॉगर्स ने चीजें इतनी चेंज कर दी हैं कि हर गली मोहल्ले में अगर मैं आपको 5 बोलूंगा ना, नीचे कमेंट आ रहे हैं वो तो बेकार होता है, उससे बढ़िया ये। अगर मैं बोलूंगा ना सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरे बहुत बढ़िया होते हैं, नीचे आप कमेंट देखना उसका कहेगा नहीं वह पहाड़गंज में राधे श्याम के ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो ये चीजें हैं। तो मैं 5, मुझे ये लगता है कि दिल्ली 5 ऐसी चीजों के लिए है ही नहीं। दिल्ली बहुत बड़ी है और 5 मैं नहीं बता सकता। मेरी नॉलेज से बहुत बड़ी चीज ये है कि 5 दिल्ली 5 में सिमटता ही नहीं है। ऑलराइट, सो दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली खाने वालों की है। खाने वालों की है। सो दैट्स इट, हमारा पॉडकास्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड सीरियसली दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी, आप थैंक यू सो आए। मच। मुझे भी मजा आया। मतलब हम्म। मैं करता रहता था वही, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ आज मौका मिला। इनवाइट्स आते रहते हैं, आपके साथ मेरी डेट्स मैच कर गई कि हाँ इस दिन मैं फ्री हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू नहीं, सो मच मुझे इनवाइट बहुत करने के लिए। शुक्रिया सच में। मतलब ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है, थैंक यू। टेस्टप्रेन्योर के लिए। आप अगर कोई मेरे मैसेज लिए भी देना है, चाहें। मेरे को आपका ये पूरा हाँ, कॉन्सेप्ट पता लगा तो हाँ। मैं आपका जो आगे इवेंट आएगा डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। हाँ। अगर मेरा ऑफ हुआ तो मैं डेफिनेटली यहाँ आके इसमें मिलना चाहूंगा लोगों से, जो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जो ये कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत सही लगा। तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा कि मैं इसका पार्ट बनाऊं। ये जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, चाहे वो अपने बिजनेस आइडिया को पिच करने वाले हैं हमारे इस इवेंट में, टेस्टप्रेन्योर के बारे में मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो टेस्टप्रेन्योर है वो एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे आप अपने फूड बिजनेस आइडियाज को पिच कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपका बिजनेस आइडिया जूरीज को पसंद आता है तो यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट हियर, यानी कि सीड मनी के चांसेस आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो आपका कोई मैसेज जो इसमें फूड बिजनेस आइडिया पिच करना चाहें? नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए हमारे पास भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, वो कहते हैं पाजी मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बताओ कैसे करूं। तो मुझे ये लगता है ये उन सब लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, जो टेबल लगा के काम कर रहे हैं या किसी से उधार मांग के रेडी सेट करके बैठे हैं, और नहीं तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि कैसे वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है उन सबके लिए, चाहे आप एक छोटे कॉलेज से निकले हुए शेफ हो, चाहे आप कार्ट लगाते हो, चाहे आपका एक नॉर्मल टेक अवे काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है, चाहे एक बड़ा रेस्टोरेंट है, ये मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये सबको फायदा देने वाला है। और इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी बड़ा अच्छा बना कि हाँ भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, जो हेल्पिंग वीडियोस हम जैसे रखते हैं उसी से कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एक रीजन ये भी है कि हाँ करने में हाँ भाई मजा आएगा, इनके साथ काम करते हैं। आपने अभी एक यहाँ पे ना सेंटेंस यूज किया था थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे। आप कह रहे थे, जब हम पॉडकास्ट वाली बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि मुझे ऐसा भी फील हुआ था कि इस इंडस्ट्री में ये वाला जो है फूड ब्लॉगिंग में पॉडकास्ट नहीं है और नहीं हो रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट का जैसे हम कह लें कि इतने सारे शोज आते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो सब इंडस्ट्री के लिए होते हैं, डेडिकेटेड फूड इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो ये डेडिकेटेड फूड इंडस्ट्री के लिए आप लेके आए हो, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं और होपफुली मतलब ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में हम दोबारा बैठेंगे, मिलेंगे और फर्स्ट ईयर की सक्सेस देखेंगे और सेकंड ईयर के लिए और प्लान करेंगे कि और बढ़िया कैसे हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।